आज के अपने इस वन शॉट लेक्चर में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें हैं ये पहले लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। कौन कौन सी चीजें, छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं। अब चूंकि वन शॉट लेक्चर है, मतलब एक वीडियो में ही पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि उतना डिटेल में आपको चीजें ना बताई जाए, उतने सारे क्वेश्चंस ना लगवाए जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो यहाँ पर डेनियल सेल बना हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद का हमारा टॉपिक क्या होगा? ठीक है, इसके बाद का टॉपिक क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे बोर्ड में कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है, कौन सा टॉपिक है? नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन आना ही आना है। नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमारे फैराडे के दो लॉ है। फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, दो लॉ है हमारे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस पर एक या दो नंबर के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, लेकिन कंफर्म है आते ही आते हैं। पांचवा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कॉमर्शियल सेल्स के बारे में, जिनको लोग बैटरीज भी कहेंगे। बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैटरीज के अंदर ही हमें सेल्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, इसी में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटल ये हमारे 6 टॉपिक हैं, जिनके बारे में हाँ एक हमारा 7वां टॉपिक है कंडक्टिविटी। इससे रिलेटेड ये थोड़ा आपका फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपका, जिसमें मोलर कंडक्टिविटी, उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये कंफर्म वाले टॉपिक है, यानी कि नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस और कंडक्टिविटी, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म ही क्वेश्चन आना ही आना है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यहाँ पर लिखा रहेगा तो हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी बताने में। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग पहला टॉपिक देख लेते हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल या बैटरी होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, इसका नाम देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो कहां से आया है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और केमिस्ट्री कहां से आया है? केमिकल से। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के बीच रिलेशन जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के बीच का रिलेशन जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये किसी न किसी मशीन या डिवाइस के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल। यानी कि सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुई बात? ठीक, सेल का मतलब समझ में आ गया? ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो हम लोग इस इलेक्ट्रोलिसिस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, और जो दूसरा सेल है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रो केमिकल सेल, जिसका एक डायग्राम आपका यहाँ पर बना हुआ है, जिंक कॉपर सेल का बना हुआ है। ठीक है, जिंक कॉपर सेल का आपका यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे डेनियल सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पर बना हुआ है जिंक कॉपर सेल।
ठीक है। तो ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पर देख लेते हैं कि ये जो हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका ये एग्जांपल है, ठीक है, जिंक कॉपर सेल, ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं किन किन चीजों से ये मिल करके बना हुआ है। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो कंटेनर हैं, यहाँ पे दो कंटेनर हैं। एक कंटेनर में एक रॉड लगा हुआ है, दूसरे कंटेनर में एक रॉड लगा हुआ है। ये हमारे किस मेटल की रॉड है, जिंक मेटल की। ये हमारे जिंक मेटल की रॉड है, ठीक है। और दूसरे में एक कॉपर मेटल की रॉड लगी हुई है, ठीक है। ये हमारा कॉपर मेटल की रॉड लगा हुआ है। अब इन दोनों कंटेनर में क्या रखा हुआ है देख लेते हैं। इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। वो किस चीज का सॉल्यूशन है, वो उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन है जिस मेटल की रॉड इस कंटेनर में रखी हुई है। यानी कि अगर जिंक रखा गया है तो इसमें जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट ऐसा कुछ रख सकते हैं। यहां पर क्या रखा गया है, जिंक सल्फेट ZnSO4 सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये किस फॉर्म में होंगे, अपने आयनिक फॉर्म में होंगे। Zn2+ अलग रहेगा और सल्फेट, ये हमारे दोनों आयन फ्रीली क्या करते रहेंगे, इसमें मूव करते रहेंगे। सॉल्यूशन में जानते हो कोई भी सॉल्ट रहेगा अपने आयन्स में डिसोसिएट होकर के फ्रीली मूव करता रहता है इधर उधर। बात समझ आ रही है ना। तो जिंक आयन और सल्फेट आयन इसमें मूव करेंगे, ठीक है, वो फ्रीली रहेंगे। और जिंक यहाँ पर रॉड लगी हुई कंटेनर है यहाँ पर। दूसरा सेम उसी तरह से दूसरे कंटेनर में कॉपर रॉड लगी हुई है और ये जो सॉल्यूशन होगा ये किस चीज का होगा, कॉपर सल्फेट का। इस चीज का होगा कॉपर सल्फेट का। इसमें भी सेम कॉपर आयन हमारा अलग रहेगा और सल्फेट आयन अलग। ये दोनों फ्रीली हमारे मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों दो कंटेनर है हमारे। इन दोनों कंटेनर को एक वायर से, कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लेंगे, ठीक है, इस वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट करने के बाद बीच में हम यहाँ पर एक देख रहे हैं एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, जो कि नीचे से क्या है, ओपन है। यू शेप्ड ट्यूब एक लगा हुआ है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज को कहते हैं, समझ में आ रहा है। दोनों कंटेनर के बीच में ये एक कनेक्टर का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, क्या रहता है बता सकते हो, अगर सॉल्यूशन किसके साथ, मेन क्या रहता है इसमें, KCl, ठीक है, KCl या फिर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। कोई भी एक इनर्ट सॉल्ट ले लेंगे। इनर्ट सॉल्ट पता है ना क्या होता है, इनर्ट सॉल्ट का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, इनर्ट सॉल्ट कहा जाता है। जैसे सॉल्ट तो हमारा सोप भी है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है, बेसिक होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से बना हुआ है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, लेकिन उसका कैरेक्टर कैसा है, एसिडिक, क्योंकि वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से बना है। यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब क्या हुआ, इनर्ट होते हैं। इनको रखा जाता है किसमें मिला करके, अगर पेस्ट में, ठीक है, ये हमारा फैट होता है, अभी बताया ना फैट, ठीक है, एल्गी में पाया जाता है। सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, इसमें मिला करके इसमें रख दिया जाता है पेस्ट के फॉर्म में। ये नीचे से ओपन रहता है, पेस्ट के फॉर्म में रहता है। ओपन होने के कारण ये नीचे इसलिए नहीं आता है। जब जरूरत होती है, जब प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, जब डिमांड होती है, तब इसमें से कोई चीज नीचे आएगी। देखते हैं आगे इसके फंक्शन को, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कि चीजें क्या क्या हैं इसमें। यहाँ पर जिंक रॉड लगी है, यहाँ कॉपर रॉड लगी है, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, दो कंटेनर है, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जिंक और कॉपर जब दोनों को कनेक्ट किया गया और सर्किट कंप्लीट हुई, तो जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक जो है वो हमारा ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक तुरंत क्या करता है, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिंक, ये जो जिंक रॉड है, जैसे ही हमारा ये कनेक्टर सर्किट कंप्लीट हुई, तो जो जिंक है वो क्या होगा,
जिंक हमारा जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयन में, और जैसे ये आयन में कन्वर्ट होगा, जिंक रॉड आयन में कन्वर्ट होने के बाद इसमें आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में मूव करने लगेगा, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हमारे यहाँ इस वायर से होते हुए इधर चलेंगे, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब इस कंटेनर में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस हाफ पोर्शन को हम हाफ सेल भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बात समझ में आ रही है। यहां पर देखते हैं क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ पहुंच रहा है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचा, मेटल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है, वो कॉपर आयन क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस किसमें होगा, कॉपर मेटल में। और कॉपर आयन कॉपर मेटल में या कॉपर एटम में कन्वर्ट होकर के इस कॉपर मेटल के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं, इस कॉपर के ऊपर वो डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। इधर का हाफ सेल क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, और दोनों मिलाकर के क्या हो गया हमारा, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है पूरा का पूरा, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वायर से या इस वायर से होते हुए यहां तक पहुंच रहा है, और इसी वायर में ही हमको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। यहीं पर अगर हम कोई चीज लगा दें, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे बल्ब बनाना ही सबसे आसान है, ठीक है। बल्ब बना दिया तो ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या आती है कि सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो पहले शुरू में तो बता दिया हमने, सॉल्ट ब्रिज का पहला काम क्या था, सर्किट को कंप्लीट करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है, देख लेते हैं ध्यान से। ये जो जिंक है, जिंक जैसे जैसे इस सॉल्यूशन में आ रहा है, जिंक रॉड जिंक आयन में कन्वर्ट होकर के जैसे जैसे सॉल्यूशन में आ रही है, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। पहले हमारा इक्विमोलर रेशियो में थे, इक्विमोलर रेशियो मतलब सेम नंबर ऑफ कैटायन सेम नंबर ऑफ आयन, लेकिन अब कैटायंस का नंबर बढ़ता जा रहा है। जब कैटायंस का नंबर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। यानी कि ये सॉल्यूशन जो पहले इक्विमोलर रेशियो में कैटायन और आयन के था, यानी कि न्यूट्रल था, अब उसमें हमारा क्या हो रहा है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, यानी कि पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब ये पॉजिटिव आयन इसको क्या करेगा, अच्छा एक चीज यहाँ रह गई, अब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर देखो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड भी कहते हैं, यानी कि जिंक यहाँ पर एनोड के फॉर्म में रहेगा, और कॉपर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो एनोड और कैथोड हमारे ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा ये उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी रहेगी। लेकिन ये जो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगता है, जिससे सेल की एफिशिएंसी पर असर पड़ता है, ठीक। तो अब इस बढ़े हुए पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है, इस बढ़े हुए पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज से जो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, जैसे पोटेशियम क्लोराइड में हमारा क्लोराइड आयन है और ये हमारा नाइट्रेट आयन है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी हमने सॉल्ट यहाँ पर रखा हुआ है उसका नेगेटिवली चार्ज आयन आकर के इस सॉल्यूशन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे इसकी नेगेटिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सेल एफिशिएंटली काम करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन, ठीक है। कॉपर आयन कॉपर रॉड पर डिपॉजिट हो रहा है, जब कॉपर आयन कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होगा, ठीक है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, सल्फेट की बढ़ती जाएगी, ठीक है। सल्फेट की बढ़ नहीं रही है, कॉपर की एक्चुअल में कम हो रही है, जिसके कारण में सल्फेट बढ़ा हुआ लग रहा है। तो सल्फेट बढ़ रहा है मतलब कौन सा चार्ज बढ़ रहा है सॉल्यूशन पर, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है,
ठीक है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को यानी कि पोटेशियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो पोटेशियम क्या करेगा, इस सॉल्यूशन के बढ़े हुए पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका फंक्शन समझ में आ गया। सॉल्ट इसका दूसरा काम क्या है ये भी समझ में आ गया। दूसरा काम क्या है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हैं, इन सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना, मेंटेन रखना। बात समझ आ रही है ना? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। क्लियर हो गया ना? और पहला काम क्या था, सर्किट को कंप्लीट करना। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन पर काम करता है। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तुम लोग की किताबों में एनसीईआरटी में किस किस तरह से दिया हुआ है ये, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक, अभी यहां पर देखो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दिया हुआ है, ध्यान से देखो। इसको लिखते कैसे हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा है जिंक, ये जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन है Cu2+, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। बात समझ आ रही है? और बीच में हमारा आ जाता है ऐसे दो पैरेलल लाइन बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो जिंक आयन है ये सॉल्यूशन है, जिंक आयन सॉल्यूशन में पाया जाएगा, तो इस सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन को यहां पर लिख देते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन में देखोगे 0.001 0.01 m। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन लिया जाता है यहां पर। ठीक है, और यहां कॉपर आयन की मोलर कंसंट्रेशन। अब एक समस्या आती है कि सर मान लीजिए मैंने जिंक इधर लिख दिया, कॉपर इधर लिख दिया, तो गलत हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा। ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब ऐसे ही हमें करना है, हमें लेफ्ट साइड में हमेशा किसको रखना है, एनोड को। ठीक है, एक तरीका बताया था ना किस चीज का, याद करने का, लोन। लोन में लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसको क्या बोलते हैं, एनोड, जिस पर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये याद। ठीक है, लेफ्ट साइड। इसको इस तरह से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, गैसियस अगर हमारा कोई इलेक्ट्रोड हो जाता है तो वहां पर प्रेशर भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, वहां पर क्या लिख देते हैं, प्रेशर लिख देते हैं, एक आध न्यूमेरिकल अभी इस पर लगाएंगे। ठीक, सेल रिएक्शन किस तरह से लिखते हैं उसको देख लिया जाए। ठीक, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिए, सेल रिएक्शन, जिंक, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में। कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। इस तरह से हम सेल रिएक्शन को लिखते हैं और उसे बैलेंस भी करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, अभी थोड़ी देर में आएगा, ठीक है, इसी क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, तो सेल अगर इस तरह से दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसे बैलेंस करेंगे, फिर हम उस जो है न्यूमेरिकल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो टॉपिक है, यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या वोल्टेज। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यहां पर देखिए आया है पोटेंशियल। ठीक, ये पोटेंशियल किस तरह का पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पढ़े हुए हिंदी में, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। किस चीज की क्षमता, यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहां पर देखिए एक चार्ज को पुश कर रहा है, एक चार्ज को पुल कर रहा है, तो ये हमारे दोनों इलेक्ट्रोड के पुल या पुश करने की ही क्षमता है कि भाई हम अपने इलेक्ट्रॉन को इतना दूर भेज सकते हैं या इतनी तेजी से भेज सकते हैं। एक इलेक्ट्रोड है, उसकी क्षमता देखेंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, और एक और चीज हम लोग जानते हैं फिजिक्स में ही कि जहां पर चार्ज होता है, जहां पर भी चार्ज डेवलप हो जाता है, वहां पर क्या होता है, पोटेंशियल भी जनरेट हो जाता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ठीक है, यहां पर सारा काम चार्ज का ही है,
होता क्या है कि इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच, मैं सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस या एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का, समझ में आ रही बात कि नहीं? सिंगल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस पार्ट पर, जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का पोटेंशियल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने का पोटेंशियल देखेंगे, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ई से, ठीक है, ई। जिंक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर इसी ई को हम क्या बोल देते हैं? ई नॉट बोल देते हैं, ई नॉट ऑफ सेल या ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा इसका। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। वहीं दूसरे इलेक्ट्रोड पर हम लोग देख रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो उसके पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसके पोटेंशियल को भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जा रहा है, इसके पोटेंशियल को भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जा रहा है। तो अब एक प्रॉब्लम आती है कि कौन सा एक इलेक्ट्रोड हम लोग लें, जैसे एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस। याद करिए हम लोग पीएच मेजर करते हैं। अच्छा, पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। अच्छा, होता तो वो एसिड में या बेस में तो हाइड्रोजन आयन होता नहीं है, बात समझ आ रही है ना। लेकिन हम हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में बेस की भी बेसिसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब हमने किसको एक आइडियल मान लिया है? हाइड्रोजन को, मतलब एसिड को आइडियल मान करके हम उसके स्ट्रेंथ को पता करते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम किसी एक तरह के, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहां पर देख लीजिए, ई नॉट ऑफ कॉपर आयन, कॉपर, यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है, किसमें? कॉपर में, ठीक है, कॉपर मेटल में, ठीक है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अच्छा, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, हम लोग इसको ई एल भी कह देते हैं, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड, ई आर इसको बोलेंगे, मतलब राइट साइड, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम हमारे यहाँ पर निकल करके आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड किसको माना जाए? ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को? क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर और दिमाग में आता है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं। देखते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का मेजर किया गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी? 0.76 वोल्ट। कितनी आ रही थी? 0.76 वोल्ट। अच्छा, इसको कैसे मेजर किया गया? सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताया जाएगा इसी क्लास में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही हम सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, तो इसका कितना आ रहा था? 0.76 वोल्ट मेजर किया गया, तो ये आया।
कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा था? 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट। ठीक, प्रॉब्लम यही अभी आ रही थी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल वही चीज होगी, बस हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे, माइनस में हो जाएगा। यानी कि अब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। कॉपर का क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.34 वोल्ट। समझ में बात आ रही है कि नहीं? यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके रिडक्शन पोटेंशियल का साइन चेंज कर देंगे। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नेगेटिव कर देंगे। यानी कि चार तरह के वोल्टेज हमारे निकल करके आ रहे हैं। वोल्टेज मतलब वही पोटेंशियल, जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इन चारों में से किसी एक को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, आइडियल मान लेते हैं। कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल। उसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह दिया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब किसको मानेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल को ही मानेंगे। यानी कि जिंक का जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो होगा -0.76 वोल्ट। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और इसका तो रिडक्शन हो ही रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.34 वोल्ट। इसका तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा हो। बात समझ में आ रही है ना? इसी को हम डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कहते हैं। मेटल है, पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब रिडक्शन ही उसका हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक। ठीक, अब एक चीज देखते हैं, जैसे ये सेल है। अच्छा, यहाँ पर एक डायरेक्शन बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ये हम लोग कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट में हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि क्या होता है कन्वेंशनल फ्लो। मतलब करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पोटेंशियल को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कहते हैं। क्या? वोल्टेज मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर अगर हम यहां पर लगा दें तो वोल्टमीटर में रीडिंग आती है। वोल्टमीटर में कौन सी रीडिंग आती है? इसको जब वोल्टमीटर लगाया गया इस सेल में तो उस पर कोई रीडिंग आई, मतलब उसका वोल्टेज पता चला। क्या पता चला? इस पर रीडिंग आ रही थी 1.1 वोल्ट की, 1.1 वोल्ट की रीडिंग आ रही थी। अच्छा, ये 1.1 वोल्ट इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बता रहा था या इस इलेक्ट्रोड का? ये पूरे सेल का वोल्टेज बता रहा था। बात समझ आ रही है ना? ये पूरे के पूरे सेल का वोल्टेज बता रहा था। ठीक है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता पाना तो बड़ा मुश्किल होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर 1.1 वोल्ट आ रहा था पूरे सेल का वोल्टेज। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आता है E नॉट ऑफ सेल, यानी कि पूरे सेल का जो वोल्टेज है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के वोल्टेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको फॉर्मूले से कैसे लिखते हैं? E कैथोड, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ठीक, E नॉट ऑफ R माइनस E नॉट ऑफ L। E नॉट ऑफ रिडक्शन मतलब जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है, माइनस E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। E नॉट ऑफ सेल इस सेल का कितना निकल करके आ जाएगा? कितना निकल करके आ जाएगा? 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, कितना आएगा? 1.1 वोल्ट। ठीक है, मतलब थियोरेटिकली भी 1.1 वोल्ट आ रहा है और एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया 1.1 वोल्ट आ रहा था।
तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, नर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन है क्या चीज, पहले हम लोग, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम पता क्या करते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखा, वोल्टेज एक सिंगल इलेक्ट्रोड का कैसे पता करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से पता करते हैं। सेल का भी वोल्टेज हम एक वोल्टमीटर की हेल्प से निकाल लेते हैं। ये जो हमारा किसी भी सेल का वोल्टेज होता है, सेल का जो पोटेंशियल होता है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, उनके टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो जैसे टेम्परेचर नॉर्मल है, इसमें अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है तो वोल्टेज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट वो नहीं डालेगा। लेकिन जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की, ये वोल्टेज को कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी वेरिएशन होने पर वोल्टेज में हमारे थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। अभी जो जिंक का मैंने 0.76 वोल्ट लिखा था, कॉपर का 0.34 वोल्ट लिखा था, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर था, यानी कि 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन पर उसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, ठीक, अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर दें तब उसके वोल्टेज में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकालते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेते हैं कि है क्या, फिर देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना। ई ऑफ सेल, नर्स्ट इक्वेशन ई ऑफ सेल। ई ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल वोल्टेज। ठीक है, किसी भी सेल का जो वोल्टेज है, ठीक है, सेल वोल्टेज एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर। तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, या जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल, और ई नॉट ऑफ सेल अगर नहीं दिया है तो ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड्स दिए रहेंगे, उसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे ई नॉट ऑफ सेल। फिर आ जाता है ऊपर 0.059, ठीक है, 59। अच्छा, ये आया कहां से, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है, उसको सॉल्व करने पर आर टी टेम्परेचर, ये सारी चीजें रहती हैं, उसमें रखने पर F1 फैराडे जो हमारा होता है ना 96500 कूलम, वो सारी वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, हर क्वेश्चन में हमें पुट करना पड़ेगा, इससे बढ़िया उसको सॉल्व करके हम एक नया कांस्टेंट 0.059 लिख दें। 591 होता है, 59 पर ही हो जाएगा, अपॉन m। m क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन या इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन या चार्ज। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उतना ही चार्ज होगा, बात समझ आ रही है ना। ये होता है हमारा चार्ज। ये कैसे देखेंगे, अभी बता दिया जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉग कंसंट्रेशन किसका, जिस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, अपॉन कंसंट्रेशन किसके, जिस टर्मिनल पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जिंक कॉपर सेल में जिंक आयन की कंसंट्रेशन यहां पर और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा निकल करके आ जाता है क्या, एक नर्स्ट इक्वेशन। इस नर्स्ट इक्वेशन में ई नॉट ऑफ शेल मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ई नॉट ऑफ शेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लगाएंगे कैसे, देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को यहां पर लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेल के फॉर्म में दिया हुआ है, आयरन Fe2+ की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, यहां बना है सॉल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन आयन। अब देखिए गैसियस इलेक्ट्रोड है, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, तो यहां पर आपका प्रेशर दिया रहेगा 1 बार। ठीक है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन लगाने के तरीके पर। हाइड्रोजन की गैसियस स्टेट में है, ठीक है, और ये हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर, प्लैटिनम हमारा सॉलिड स्टेट में है। ठीक,
ये हमारा पूरा का पूरा सेल दिया हुआ है, इसी तरह से सेल दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा, आयरन का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज होता है 0.44, ठीक है, 44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट होता है। और अगर नहीं दिया रहेगा तो आपके एनसीईआरटी में या आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा ये सारी चीज। एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर आयरन का 0.44 वोल्ट Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ है 0.44 वोल्ट, ठीक। इसी की हेल्प से हम निकालते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पहले देख लिया जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल रिएक्शन। क्या लिखेंगे? सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। हर बार सेल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन किसी न किसी क्वेश्चन में पड़ सकती है, इसलिए हम हर स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे। यहां पर आयरन है, आयरन किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2 प्लस फेरस आयन में, ठीक। हाइड्रोजन आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। ये हमने रिएक्शन लिख दिया, ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के बाद इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, 2H। हमारा रिएक्शन बैलेंस भी हो गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, बैलेंस करने से क्या होता है? बैलेंस करने से हमें इस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की वैल्यू पता चल जाती है, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो यही न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है ये पावर के फॉर्म में जाता है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसका हमें ई ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें ई ऑफ सेल निकालना है। नस्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, हमें ई नॉट ऑफ सेल भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं। ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं। ई नॉट ऑफ सेल मतलब ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यानी कि ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन H प्लस H2 माइनस ई नॉट ऑफ आयरन Fe2 प्लस Fe, दोनों का ई नॉट। इसका कितना होता है? 0.0 वोल्ट। वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन के बीच में, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाइड्रोजन का जो वोल्टेज है वो दिया रहेगा 0 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.44 वोल्ट, यानी कि ई नॉट ऑफ शेल क्या निकल कर क्या आ गया? 0.44 वोल्ट। ई नॉट ऑफ शेल पता चल गया। अब इसकी वैल्यू हम यहां पर रखते हैं, ठीक है। सेल में जब नस्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी देख लेते हैं। याद है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करें 0.44 वोल्ट। चार्ज देख लेते हैं यहां पर, अभी चार्ज देखेंगे। इस वोल्टेज को बार माइनस 0.059 अपॉन n। एन हमें चार्ज देखना है। यहां पर साफ दिख रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2, ठीक है। यहाँ 2 प्लस है, यहाँ भी 2 प्लस है। अच्छा, कई बार होता क्या है कि एक तरफ 2 प्लस आ रहा हो, एक तरफ 3 प्लस आ रहा हो, तो क्या ले लेते हैं? उनका एलसीएम लेते हैं, 6 प्लस हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे 2, ठीक है। चार्ज हमारा क्या है? 2 लॉग। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? आयरन का। आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.001, ठीक। इसको इस तरह से लिख देते हैं, आयरन आयन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे पावर 2। पावर 2 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन पे यहां पर 2 लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं यहां पर, ठीक है। ई ऑफ सेल 0.44 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 0.0295 लॉग। आयरन आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.001, तो इसको हम लोग 10 टू द पावर माइनस से लिखते हैं, कोई दिक्कत? 10 टू द पावर -3 अपॉन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी दी है? 1 पे पावर 2 है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1 ही रहने दें।
0.44 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्टली ऐसे 3 इंटू 0.295 ऐसे अगर कर दिया जाए और ये हमारा आ जाएगा log 10 की वैल्यू 1, कोई प्रॉब्लम? 0.44 प्लस, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके पता आ रहा है 0.0885, ठीक। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5285, जिसको हम 0.53 लगभग लिख सकते हैं वोल्ट। तो ई ऑफ सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन हाइड्रोजन सेल कितना लगेगा 0.53 वोल्ट आ जाएगा। कब? जब आयरन की कंसंट्रेशन हो 0.001 मोल पर लीटर और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हो 1 मोल पर लीटर। अब न्यूमेरिकल तो में से एक एक करके एक न्यूमेरिकल लगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मतलब 3.5 का 2.5 हाँ, नई वाली बुक में 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या साइड हो जाना, क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एनोड है जिसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोल पर लीटर दी हुई है, और कॉपर कैथोड है जिसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोल पर लीटर दी हुई है, ठीक है। मैग्नीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.36 वोल्ट, और कॉपर का है पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। अब सॉल्व करो। सबसे पहले इसका ई नॉट ऑफ सेल निकालो। ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा? ए ऑफ कैथोड माइनस ए ऑफ एनोड। कैथोड का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट माइनस 2.36 वोल्ट, 2.7 वोल्ट आ जाएगा इसका ई नॉट ऑफ सेल। हाँ, थोड़ा साइड होकर के करो ताकि दिखता है। अभी ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट ऑफ सेल माइनस, अभी नॉट ऑफ सेल की वैल्यू डायरेक्ट रख दो 2.7 059। यहाँ पर 2 आया कहाँ से जरा देखो। मैग्नीशियम पर भी 2+ है और कॉपर पर भी 2+ है, तो यहाँ पर अगर इसने इक्वेशन नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इक्वेशन नहीं भी लिखा है क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर हमें साफ साफ बैलेंस दिखता है, बैलेंस जो है नजर आ रहा है। मैग्नीशियम चार्ज भी बैलेंस है, दूसरी तरफ भी चार्ज बैलेंस है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत हमारी नहीं थी, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि मैग्नीशियम पर भी 2+ है, कॉपर पर भी 2+ है। चलो आगे सॉल्व कर दो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है 00, ऑक्सीडेशन वाला 001 है, उसका 001। अब बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जीरो 0.591 को डिवाइड किया 2 से 0.0295। हाँ, ये log 10 हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका आ जा रहा है 2.67 वोल्ट, ठीक है। ये आपका ए ऑफ सेल निकल कर क्या जा रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी पहले इसको ध्यान से देख करके समझ लो, ठीक। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है। मैग्नीशियम आयन और कॉपर आयन के कंसंट्रेशन पर सेल का वोल्टेज कितना आ रहा है 2.67 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है।
जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसका थर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड। टेन दिया हुआ है, यहां पर दी हुई है 10 की कंसंट्रेशन SN2 प्लस 0.050 मोल पर लीटर सॉल्ट ब्रिज। हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है यहाँ पर, जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी दी है? 0.020। अच्छा, जिन बच्चों को लॉग टेबल देखने में दिक्कत होती होगी, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक वीडियो का लिंक पड़ा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसमें लॉग टेबल कैसे देखें, ठीक है, लॉग टेबल को देखने का तरीका वो हमारे उस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से समझाया गया है। लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग देखना, सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो जिन बच्चों को लॉग देखने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे यहाँ पर लॉग की वैल्यू हमारी दी हुई है, तो यहाँ हम देख करके आसानी से कर लेना है। लेकिन अगर लॉग टेबल देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लॉग टेबल देखने का जो तरीका है उससे रिलेटेड एक वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, H+ H2 और ये है हमारा, बाकी चीजों का कोई बहुत मतलब नहीं है, 1 बार, ये हमारा PT। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको आज तुम सॉल्व करो इसको। छोटा छोटा लिखना ताकि पूरा आ जाए उसी में। पहले इक्वेशन लिख करके हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ई नॉट ऑफ शेल निकालेंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ शेल की वैल्यू लिख दी है अभी नहीं, ई नॉट ऑफ शेल पहले निकाल लो अलग से। ई नॉट ऑफ शेल किनारे कहीं थोड़ा साइड होकर लिखो, दिखे। ई नॉट ऑफ शेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन है तो 0 होगा, और टिन है तो -0.14 वोल्ट। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.14 वोल्ट यहाँ पर लिख देंगे। 0.14 वोल्ट, 0.059 2 कर देंगे, 0.0295 आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का क्या किया गया है? स्क्वायर किया गया है, क्योंकि इक्वेशन में आप देख लीजिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, उसके आगे 2 दिया हुआ है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दूसरा ले लो मार्कर।
नॉर्मल मैथमेटिक्स है, यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स है। साइड ओवर बिल्कुल देखिए भी क्या लिख रहे हो, 0.14 वोल्ट। हाँ, 0 log 1.25 की वैल्यू 0.0969। ठीक है, लॉग टेबल में आप देख लेंगे +2। हाँ, इसको पूरा सॉल्व करने पर आएगा 0.0619। अब इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 0.078, जिसको हम लोग लगभग क्या लिख सकते हैं, 0.8 वोल्ट, 0.08 वोल्ट, 0.08 वोल्ट भी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को बैलेंस जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तक हो गया है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक, क्वेश्चन के बाद हम लोग देख लेते हैं अब इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें मेनली हमारे दो लॉ हैं। फैराडे के दो लॉ हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ पर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, सेकंड लॉ पर न्यूमेरिकल थोड़े से कम पूछे जाते हैं, बट दोनों का स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है। ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई एक इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। इस कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रोड रख दिया गया है, कोई इलेक्ट्रोड रख दिया गया है। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, अब इन इलेक्ट्रोलाइट में हमारा क्या होगा, कैटायंस भी होंगे, एनायंस भी होंगे, कैटायंस भी होंगे और एनायंस भी होंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, एनायन एनोड की तरफ। यानी कि ये क्या कहलाएगा, हमारा कैथोड, और ये कहलाएगा एनोड। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने क्या देखा कि जो एनोड था वो हमारा नेगेटिवली चार्ज था और जो कैथोड था वो पॉजिटिवली चार्ज था। बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ठीक है, जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। ये कौन सा सेल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। क्लियर हो गई बात में, ये कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और वो था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ जाएंगे, एनायन हमेशा एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो मान लीजिए कोई कैटायन है M, कैटायन जनरली मेटालिक होंगे, N+, N स्मॉल n प्लस का मतलब क्या हो रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन वो लूज करके कैटायन बनाए हैं। अब उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, मतलब रिड्यूस होकर के वापस ये मेटल में कन्वर्ट जाएंगे और इस सॉल्यूशन से इस रॉड पर या इलेक्ट्रोड पर आकर के डिपॉजिट होते जाएंगे। इस इलेक्ट्रोड पर आकर के क्या होंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड डिपोजिशन। जब करंट यहाँ से फ्लो कराए हैं, दोनों टर्मिनल से करंट फ्लो कराए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इस करंट के थ्रू आया है सॉल्यूशन में, उसको मेटेलिक आयन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का,
फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो फैराडे का फर्स्ट लॉ इसी चीज पर है। ये जो मास है इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड मास स्मॉल m, ये हमारा किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड मास है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने इसको दी है। बात समझ में आ रही है ना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितना चार्ज दिया है, यानी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, ठीक है। स्मॉल m इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड मास ऑफ मेटेलिक आयन, ठीक है, या मेटल। m इज इक्वल टू zq, z कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, z कांस्टेंट आ जाएगा। हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, केमिकल का क्या था, मोलर मास अपॉन n इनटू F। n क्या है, जो अभी मैंने पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू होगी वही होगी हमारी n। कितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और F इज 1 फैराडे, 1F इज 96500 कूलम। 1F होता क्या है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 96500 यानी कि 96500 कूलम, ठीक। अच्छा, Q को हम क्या IT नहीं लिख सकते, Q इज इक्वल टू I इनटू T, ठीक है। Q इज इक्वल टू I, वेयर I इज करंट एंड T इज टाइम। तो M इज इक्वल टू हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, Z की जगह हम कैपिटल M, ठीक, कैपिटल M अपॉन M इनटू F I इनटू T। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला निकल करके आ जा रहा है इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड मास की वैल्यू को पता करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है, ठीक। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिंपल सी बात है कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और उसमें क्या किया, हमने करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कराने के बाद जो इलेक्ट्रो डिपॉजिशन का प्रोसेस है वो हुआ, और इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड मास जितनी हमने करंट जो है इसमें करंट फ्लो कराई और जितने टाइम तक के लिए कराई है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फैराडे सेकंड लॉ क्यों आया और कब आया, ठीक है, वो चीज देख लेते हैं। अच्छा, पहले फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पहले देख लीजिए, फिर हम लोग फर्स्ट लॉ पर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम करंट चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड मास की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट पर ही डिपेंड कर रहा है। अब मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रोड को सेम रखते हैं, इलेक्ट्रोड को या इलेक्ट्रोलाइट को क्या रखते हैं, यहां पर तो सेम है, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दें, ठीक है। इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट को हम चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको भी मिटाइए, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई एक इलेक्ट्रोड है, एक रॉड है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि हिंदी में बोलते हैं विद्युत घट्ट मिला दिया गया। एक दूसरा कोई है, इलेक्ट्रोड, इसमें कुछ मिला दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट, और इन दोनों को इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इन दोनों इलेक्ट्रोड को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट करने से होगा क्या है कि इनमें जो करंट है वो करंट सेम जाएगी। इस इलेक्ट्रोड को भी सेम करंट मिल रही है, इस इलेक्ट्रोड को भी सेम करंट मिल रही है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रोड है, सपोज कर लीजिए ये है सिल्वर और ये है कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर करंट तो हम सेम दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोड अलग अलग है और दोनों इलेक्ट्रोड सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो किसमें इलेक्ट्रो डिपोजिशन ज्यादा होगा, ठीक है, ये बताता है हमारा फैराडे सेकंड लॉ। ये बताता है फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रो डिपोजिटेड मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, इक्विवेलेंट वेट, जिसको हिंदी में तुल्यांकी भार कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रो डिपोजिटेड मास है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट
वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रो डिपोजिशन में किसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा? यहाँ पर सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा। ठीक है, सिल्वर का हमारा एटॉमिक वेट कितना होता है? 107.9 होता है, 108 सपोज कर ले, Ag1 प्लस होता है इसमें, यानी कि 108। इसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, इसका इक्विवेलेंट ज्यादा होने के कारण इसका इलेक्ट्रो डिपोजिशन भी ज्यादा होगा, हालांकि दोनों इलेक्ट्रोड को हमने सेम करंट दी है। ठीक है, कॉपर का 63.5 होता है, वो Cu2 प्लस, Ag1 प्लस है, Cu2 प्लस है। कॉपर वैसे भी इसका इक्विवेलेंट वेट, अच्छा ये जो 108/1 है, ये इक्विवेलेंट वेट निकाला गया 63.5/2, तो ये आपका हो जाएगा 31.25। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि सिल्वर का इलेक्ट्रो डिपोजिशन ज्यादा हुआ। ये फैराडे सेकंड लॉ, इसका स्टेटमेंट ही ज्यादा पूछा जाता है। स्टेटमेंट ये है कि अगर हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोड को एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें डाली जाती है, तो जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन होगा वो उस मेटल का ज्यादा होगा जिस मेटल का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है। क्लियर हो गया? फैराडे फर्स्ट लॉ पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग तुरंत। अब ये न्यूमेरिकल आपके सामने दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 एम्पियर, what is the electrodeposited mass of copper? फॉर्मूला है आपका m is equal to ZIT, और Z के बारे में मैंने बताया कि मोलर मास अपॉन N into F, where N is number of electrons, I into T, I is current, T is time। I दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। 10 मिनट यानी कि 600 सेकंड हो जाएगा। हाँ, मोलर मास ऑफ कॉपर भी दिया हुआ है 63 ग्राम। अभी दोनों m थोड़ा अलग अलग बनाओ, इस इधर इनको स्मॉल m कर दो, कंफ्यूज हो जाएंगे। स्मॉल m क्या है हमारा? इलेक्ट्रो डिपोजिटेड मास है कॉपर का, और कैपिटल M क्या है? मोलर मास है 63/n। आपका हो जाएगा पहले, हाँ इक्वेशन आप लिख देंगे, देखें कॉपर सल्फेट है तो आपका क्यूप्रिक आयन होता है Cu2 प्लस, तो n हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर 2 प्लस है, 2 इंटू F की जो वैल्यू है वो होती है 96500 कूलाम। ठीक है, 1 फैराडे चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.5 इंटू 600। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 0.2938 ग्राम। ठीक है, ये आप फैराडे फर्स्ट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल के बाद सेकंड लॉ पर मैंने बताया नहीं आता ज्यादा न्यूमेरिकल। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आपके लिए आसान पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और क्लास 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का जो चैप्टर है उसमें कंडक्टिविटी के बारे में आप पढ़े हैं। ठीक है, क्या है कंडक्टिविटी देख लीजिए। कंडक्टिविटी को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है ओम्स लॉ। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। छोटा सा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ठीक है, मान लिया कि दो टर्मिनल है, कंडक्टर है कोई, उसके दो टर्मिनल है ए और बी, और फिजिकल कंडीशन को रखा जाए हम लोग सेम, फिजिकल कंडीशन को सेम रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, कोई चीज चेंज ना की जाए, टेम्परेचर वगैरह, लेंथ वगैरह, ये सारी चीजें चेंज ना की जाए। तो इनके और इनके बीच हमने V वोल्टेज लगा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी रखा है और करंट फ्लो कर रही है I। तो ये जो I होगी ये अप्लाइड वोल्टेज के, यानी कि इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इफ द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो हम लोग V is directly proportional to I भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। ठीक है, if I is directly proportional to V then V is also directly proportional to I। ठीक, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है R।
इसी आर को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इससे आप लोग पहले से थोड़ा बहुत परिचित होंगे। रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसकी हिंदी होती है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? ये एक अपोजिशन होता है, ठीक है, एक अपोज होता है जो जनरेट होता है किसी कंडक्टर के अंदर। एक अपोज होता है जो किसी कंडक्टर के अंदर जनरेट होता है जब उसमें कोई करंट फ्लो कर रही होती है। उस करंट के फ्लो करने में जो एक अपोज करंट महसूस करती है वही होता है रेजिस्टेंस। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। यहां से रेजिस्टेंस को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I भी कह सकते हैं, ठीक है। वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज और I इज करंट यानी कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट यहां पर निकल करके आएगी ओम। जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट दे दी गई है ओम, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और हम देख लेते हैं क्योंकि वन शॉट वीडियो है इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में ही चलेंगे। रेजिस्टेंस है, अपोज करंट के फ्लो कर रहे हैं, इसका ठीक रेसिप्रोकल, ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। यहां पर रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा हो जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से। G इज इक्वल टू 1/R। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, ठीक है। अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या निकल कर के आएगी? G इज इक्वल टू ओम इनवर्स। फॉर्मूले से निकल कर के आ जाएगा ओम इनवर्स। इस तरह से ये जो साइन है इसका ओमेगा का साइन है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कॉमा लगा देते हैं, ओम इनवर्स। ये कंडक्टेंस का साइन होता है, ठीक है। ये हमारा कंडक्टेंस का साइन हो गया। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक। अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमारा किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इस चीज को देखिए। रेजिस्टेंस जनरली दो चीजों पर मेनली डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजें हैं? ये तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर पर। लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ साथ वो किस चीज पर डिपेंड करता है? उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी जो कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, जैसे ये है मार्कर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। हम यहां से इसको जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से कट निकालने तो सामने से जो एरिया दिखाई देगा, जैसे इसका सर्कुलर दिखाई दे रहा है, यही एरिया हमारा कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हुआ? थिकनेस। तो ये थिकनेस ही है एक तरह से, और ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा थिकनेस हो गया। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/E लिखा जा सकता है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है रो। इस रो को ही कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ठीक है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि रेजिस्टेंस हमारे फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है जबकि रेजिस्टिविटी फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस रो। अब यहां से ध्यान से देखो, रो की यूनिट क्या निकलेगा? पहले रो का फॉर्मूला देख लेते हैं। रो इज इक्वल टू R A/L। रो इज इक्वल टू R A/L यहां पर लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। ओम मीटर, इसकी यूनिट कितनी निकल करके आ जाएगी? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल देख लेते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये छोटे छोटे फॉर्मूले अब जो निकल करके आ रहे हैं, इसके पहले जो ओम्स होता है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, वो फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स में नहीं आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए हमें ओम्स लॉ पढ़ना जरूरी था, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? 1/रो। रेजिस्टिविटी का उल्टा 1/रो। रेजिस्टिविटी का उल्टा 1/रो करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/R L/A। 1/R L/A।
तो यहाँ से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा 1/r इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकल करके आ गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारी कंडक्टिविटी हो गई। पर कंडक्टिविटी पर भी उतने न्यूमेरिकल नहीं आते जितना इसके बाद वाले टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक हमारा मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी। अब ये मोलर कंडक्टिविटी है क्या, नाम से स्पष्ट हो रहा है। नाम से क्या स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहा है वो किस स्टेट में ले रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट हमारे लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यानी कि 1 मोल पर लीटर अगर कंसंट्रेशन है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, वेयर m इज मोलैरिटी, कप्पा इज कंडक्टिविटी 1000 पता ही, और लैम्डा m इज मोलर कंडक्टिविटी। इस पर न्यूमेरिकल आपका डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल आपका हर हाल में पूछा जाएगा ही जाएगा। 1 नंबर का आएगा, ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल होगा जो मोलर कंडक्टिविटी पर आएगा ही आएगा। तो ये इतना क्वेश्चन है। और हाँ, मोलर कंडक्टिविटी का टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, अब 1.5 घंटे की वीडियो में एक एक चीज डिटेल में नहीं बताई जा सकती है, लेकिन इस चीज को आप देख जरूर लीजिएगा। मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ एग्जाम में ज्यादातर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कंडक्टिविटी के टॉपिक में ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और बैटरीज का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या कहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिएगा पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं और उसके पहले हम देख लेते हैं इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा ये इस तरह से 2 ये सॉलिड है हमारा, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा करके हम साफ देख पा रहे थे कि सेल का वोल्टेज कितना है या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक, लेकिन अगर हमें सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जैसे जिंक कॉपर सेल था, ये जिंक कॉपर सेल था, जिंक कॉपर सेल में अगर हमें सिंगल इलेक्ट्रोड जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो जो कि -0.76 वोल्ट आ रहा था, वो कहाँ से आया, कि कहाँ से आ रहा था, क्योंकि जब भी हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो पूरे के पूरे सेल का ही वोल्टेज बताएगा। ठीक है, तो हमें कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए था जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, 0 हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो। ठीक है, कोई मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर ले लिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ जो भी रीडिंग आएगी वो सिंगल इलेक्ट्रोड की आएगी कि नहीं, तो यही काम किया गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड लिया जिसका नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 आ रहा था, और वो कौन सा इलेक्ट्रोड था, वो था हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मुश्किल ये आ रही थी कि हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा गैसेस स्टेट में होता है। अब गैसेस स्टेट में होता है तो उसको इलेक्ट्रोड एज इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करें अगर, तो कैसे करें, तो उसी के लिए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है। एक हमारा कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर वाटर होता है। ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक वाटर हम लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए 1 मोल पर लीटर। हम HCl ले लेते हैं। ठीक है, आपके बुक्स में वाटर दिया होगा और आगे 1 मोलर दिया होगा, 1 मोल HCl ले लेते हैं। इसका एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पर एक प्लैटिनम की वायर रहती है। ठीक है, एक प्लैटिनम की वायर रहती है और नीचे हमारा प्लैटिनम की एक स्ट्रिप रहती है जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक
प्लेटिनम ब्लैक कहा जाता है, उसकी कोटिंग रहती है। प्लेटिनम ब्लैक होता है क्या, प्लेटिनम ही होता है, ठीक है। ये प्लेटिनम ब्लैक करता क्या है, हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। हाइड्रोजन के लिए परफेक्ट देखिए यहाँ पर एब्जॉर्ब मैं बोल रहा हूँ, पर एक्चुअल में वहां पर एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब जब कोई गैस किसी सॉलिड के सरफेस पर जाकर के चिपक जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है प्लेटिनम के स्ट्रिप पर, ठीक है। अब इस प्लेटिनम की स्ट्रिप को हम एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब में सील पैक करके रख देते हैं, ठीक है। ये हमारी प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर के नीचे ये है प्लेटिनम स्ट्रिप, जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई है, ठीक है। अच्छा, यहां से हम कॉन्टिन्यूअसली करते क्या है, हाइड्रोजन गैस की बबलिंग करते रहते हैं। हाइड्रोजन गैस कॉन्टिन्यूअसली इसके अंदर डालते रहते हैं हम, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है किस चीज का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अभी काम कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका H+, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा, H2 हाइड्रोजन, ठीक है। और जो बाहर से हमारी H2 आ रही है, ठीक है, हाइड्रोजन, वो हमारे H2 क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन H+, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है क्या चीज, रिडक्शन। ये हमारा हो जाएगा कैथोडिक रिएक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा हमारा एनोडिक रिएक्शन, ठीक। अब जो नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल करके आता है इसी तरह से हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ही हमारा कैथोड की तरह भी बिहेव कर रहा है, हाइड्रोजन ही एनोड की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोजन का जो नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल करके आता है वो हमारा क्या आता है, 0 आता है। इसलिए हाइड्रोजन को ही क्या किस लिए चूज किया गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, और इसको क्या बोला गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, अब हम अगर जिंक के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जिंक के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको राइट साइड में रखना होगा, जिंक को हमें क्या किधर रखना होगा, लेफ्ट साइड में रखना होगा। कॉपर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कॉपर के साथ कनेक्ट करने से पहले हमें इसे इसको लेफ्ट साइड में रखना होगा, कॉपर को राइट साइड में रखना होगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो पड़ेगा तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगर एग्जाम में आ जाता है आपका, तो आप लिखेंगे क्या चीज, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, इसकी वर्किंग लिख देंगे, कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन लिख देंगे, और इसका यूज लिख देंगे कि इसका यूज हम करते क्यों हैं। इसका यूज किया जाता है सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैटरीज, ठीक है। देख लेते हैं बैटरीज के बारे में। देखिए बैटरीज होती क्या है, बैटरीज हमारी होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बैटरी कहते हैं, यानी कि सेल और बैटरी ऑलमोस्ट एक ही चीज है। सेल या बैटरी हम लोग एक ही चीज मानते हैं। दो सेल को अगर हम जोड़ दें तो वही हमारी क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी। तो सेल को देख लेते हैं, सेल होते कितने तरह के हैं। सेल हमारे मेनली 2 तरह के होते हैं, एक हमारा होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, नॉन रिचार्जेबल होता है। इसको हम दोबारा रिवर्स रिएक्शन करा के रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल क्या होता है, हमारा रिचार्जेबल होता है। ठीक है, ये हमारा रिचार्जेबल होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमें पढ़ना क्या है और क्या क्या चीजें हैं। प्राइमरी में आपका 2 सेल है, एक आपका है ड्राई सेल, दूसरा है आपका बटन सेल, जिसको मरकरी सेल भी कहा जाता है। हम लोग इसको मरकरी सेल भी कहते हैं, ठीक है। ड्राई सेल और बटन सेल, जिसको मरकरी सेल कहते हैं। मरकरी सेल या बटन सेल वो सेल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे छोटे खिलौनों में चपटे चपटे इस तरह से गोल से इस तरह से,
ठीक है, इस तरह के सेल रहते हैं चपटे से, वो पाए जाते हैं। ठीक है, हियरिंग एड्स जो होते हैं, बाकी छोटे मोटे जो खिलौने होते हैं उनमें ज्यादातर यूज किया जाता है, लेजर लाइट्स में यूज किया जाता है, तो उसमें हम लोग बटन सेल यूज करते हैं, वही मरकरी सेल होता है। इसके बारे में सिर्फ इसका यूज जानना है, आज तक जितनी बार भी बोर्ड एग्जाम में आ गया है इसका यूज ही आया है, इसके बारे में इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, सिर्फ इसका यूज पूछा जाता है। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्राई सेल का फुल एक्सप्लेनेशन। अच्छा, फुल एक्सप्लेनेशन में भी क्या है, कौन इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज किया गया है और कौन सा कैथोड है, कौन एनोड है, सिर्फ हमें यही चीजें जाननी है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में रिचार्जेबल, जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, इसमें दो हैं हमारे। एक हमारा है लेड स्टोरेज सेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज सेल। इसके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, और दूसरा है हमारा निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल का यूज पूछा जाता है कि क्यों इसको यूज करते हैं, किस चीज के लिए, क्यों लेड स्टोरेज सेल की जगह पर निकेल कैडमियम को प्रेफरेंस दी जाती है या क्यों नहीं दी जाती है, ये सारी चीजें निकेल कैडमियम सेल में हम लोग पढ़ेंगे। और लेड स्टोरेज सेल का फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोड है और कौन कैथोड और कौन एनोड, ये सारी चीजें, और कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन भी लेड स्टोरेज सेल में। ठीक है, लेकिन निकेल कैडमियम सेल की खासियत, अच्छा लेड स्टोरेज सेल कौन सा होता है, इसको ऑटोमोबाइल सेल भी कहते हैं। लेड स्टोरेज सेल को ही हम लोग ऑटोमोबाइल सेल भी कहते हैं, जो घरों में इन्वर्टर मोटर की बैटरी जो होती हैं उनमें ज्यादातर यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है, जिसके कारण इसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और उसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, निकेल कैडमियम सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि निकेल कैडमियम सेल थोड़ा सा कॉस्टली होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए हम हर जगह निकेल कैडमियम सेल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, तो किसको प्रेफरेंस दे देते हैं हम लोग, लेड स्टोरेज सेल को, इजीली अवेलेबल है, थोड़ा सा भारी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी डेली लाइफ में ज्यादातर यूज हम लोग लेड स्टोरेज सेल को ही करते हैं। ठीक, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं ड्राई सेल क्या होता है। अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी सेल होता क्या समझ में आ गया, एक नॉन रिचार्जेबल है, एक रिचार्जेबल है। ठीक, इसमें ड्राई सेल, बटन सेल, लेड स्टोरेज सेल, निकेल कैडमियम सेल। तो अभी हम लोग देखते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किया होगा। ड्राई सेल जो हमारे टॉर्च में या घड़ी में जितने भी सेल यूज किए जाते हैं, ठीक है, दीवार घड़ी, ठीक है, उसमें ड्राई सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई सेल होता क्या है, यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, कैसे क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। ड्राई सेल में होता क्या है कि एक आपका पूरा का पूरा जो बॉडी होता है वो जिंक मेटल की बनी होती है। आप अगर वो ड्राई सेल लें और ड्राई सेल के कवर को पूरी तरह से हटा दें, जो कागज रहता है उसको हटा दें, तो पूरा का पूरा जो सेल होगा आपका ग्रे कलर का दिखाई देगा। वो जो ग्रे कलर का मटेरियल होता है वो हमारा जिंक मेटल होता है। वही ग्रे कलर का मटेरियल क्या होता है, हमारा जिंक मेटल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब वही जिंक हमारा किस चीज का काम करता है, वही जिंक हमारा एनोड का काम करता है। वही जिंक किस चीज का काम करता है, एनोड का भी काम करता है। ठीक है, कैथोड का काम क्या करता है, जिंक हमारा एनोड हो गया, और यहाँ पर ग्रेफाइट की जो रॉड है वो हमारा काम करती है कैथोड का। ठीक है, जिंक एनोड का काम करता है, ग्रेफाइट रॉड कैथोड का काम करती है। और इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, पेस्ट होता है। ठीक, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट होता है, वही क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर पूरी तरह से भरा रहता है, और इसके बीच में पोरस पेपर कार्बन के साथ यहाँ पर फिट रहता है। ठीक है, नेट रिएक्शन क्या है, कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं। एनोडिक रिएक्शन क्या है, जिंक मेटल है, जिंक मेटल हमारे ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसमें, जिंक आयन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन जो अमोनियम आयन है NH4+। ठीक है, अमोनियम आयन यही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, अमोनिया गैस NH3+ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका 2 पर 2 बैलेंस हो जाएगा, 2 अमोनिया गैस, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस के और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा एनोडिक रिएक्शन है। ठीक है, और ये हमारा कैथोडिक रिएक्शन है। एक एनोडिक रिएक्शन, एक कैथोडिक रिएक्शन। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ऐड करके देख लिया जाए तो जिंक प्लस 2NH4
प्लस जिंक आयन प्लस 2NH3 प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, जो हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पर रुकता नहीं है, ये हाइड्रोजन, ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होता है, क्या है, एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन तो हमारा इतना ही है, ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये हमारा हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके उसको भी H+ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज कर दिया था किसके द्वारा, मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा। नेट सेल रिएक्शन है ये, कंस्ट्रक्शन है ये, स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हो। ठीक, ये हमारा हो गया ड्राई सेल। ठीक है, अब ड्राई सेल के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेड स्टोरेज सेल। ठीक, उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और उसके बाद उसका कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन और उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है देख लिया जाए। लेड स्टोरेज सेल, इसी को ऑटोमोबाइल सेल भी कहा जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन में हमारा एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस का एक बड़ा सा कंटेनर होता है। इस कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। इसी को बैटरी का जो तेजाब कहते हैं ना, वो बैटरी का तेजाब वही होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन होती कितनी है, 38%। ठीक है, 38% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। इसमें होता क्या है, हमारा जो एनोड होगा वो प्योर मेटल का होगा। कौन सी होगी प्योर मेटल, हमारी लेड है। लेड की यहां पर क्या होगी, 3 स्टेप ले लेते हैं और तीनों को एक सीरीज में अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एनोड सेल है ना। इसको सीरीज में जब कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और यहां पर अगर हम लेड ऑक्साइड PbO2, लेड ऑक्साइड के 3 स्ट्रिप ले लें, ये लेड ऑक्साइड्स की प्लेट है, इनको सीरीज में कनेक्ट करके इधर से अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कैथोड का काम करेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं दोनों का, इसी समझ में आ जाएगा। ये हमारे क्या है, लेड ऑक्साइड PbO2। ठीक है, और ये प्योर लेड की मेटल्स हैं, ये हमारा प्योर लेड है। तो प्योर लेड हमारा क्या हो गया, एनोड, और लेड ऑक्साइड क्या हो गया हमारा, कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में आएगा लिखने के लिए, शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, और कैथोड और एनोड क्या हो जाएगा हमारा, लेड ऑक्साइड और लेड। ठीक है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसका हम लोग कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन देख लेते हैं। एनोडिक रिएक्शन Pb, लेड ऑक्साइड हमारा ऑक्सीडाइज होता है Pb2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, और ये Pb2+ इस सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट, ये एनोडिक रिएक्शन है, एनोडिक रिएक्शन है। और यही Pb2+ हमारा इसमें मौजूद सल्फेट आयन से क्या होता है, प्रेसिपिटेट, लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। इसको कैथोडिक रिएक्शन मत समझ लीजिएगा, कैथोडिक रिएक्शन है ना, तो ये लेड ऑक्साइड का है, PbO2 है। ठीक है, PbO2 प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको लेकर के क्या बना लेगा, ये बना लेगा Pb2+ प्लस यहां पर 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे। यहां पर लेड आयन है। अब ये जो Pb2+ है ये सल्फेट के साथ यहां पर भी PbSO4
प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा कैथोडिक रिएक्शन है। ये एनोडिक रिएक्शन हो गया, ये कैथोडिक रिएक्शन हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका ओवरऑल रिएक्शन निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारे वन शॉट वीडियो में इतनी सारी चीजें थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक कोहराउट्स लॉ शायद रह गया, ठीक है। तो कोहराउट्स लॉ को ऐड करेंगे तो वीडियो और बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इतनी सारी ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और अगर किसी और चैप्टर पे आपको वन शॉट वीडियो अगर चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चैप्टर पर एक वन शॉट वीडियो या इस टॉपिक पर एक वीडियो बना सकते हैं आप, जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उस पर मुझे भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा वीडियो बनाना कि हाँ भाई बच्चों को इस टॉपिक में इन चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस तरीके से आदमी वीडियो फिर आगे बनाएगा।